चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लासेस को। सबसे पहले तो मैं आपको और कुछ आगे बढ़ने से पहले और आगे कुछ बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले हिस्ट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हिस्ट्री में आपके सामने क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर आपने हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना है फॉर एग्जाम्स लाइक JKSI, ARCS, इन एग्जाम्स के लिए आपको हिस्ट्री का टॉपिक अगर कवर अप करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारी हिस्ट्री एक्चुअली में 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, और ये मैं हिस्ट्री इंडिया की बात कर रही हूँ, वर्ल्ड की बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडिया लेवल की। तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री इस तरीके की डिवाइडेड है, ठीक है ना। राइट, ये है आपका हिस्ट्री। राइट, तो ये आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पर 3 पार्ट में आपकी हिस्ट्री डिवाइडेड है और ये इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। बट हमारे एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है वो है आपकी ये वाली मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी, वो आपको जो है मैं पूरा बताऊंगी, पढ़ाऊंगी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, इंपॉर्टेंट चीजें, सारी चीजें कैसे हमें कवर अप करना है, क्या पढ़ना है। आज बेसिक मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर जो है ओवरव्यू क्या है। तो देखो, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको वो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जब इंडिया में या मैन जो है, हमारा जो ह्यूमन है, उनका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है मैन का, और फिर उसके बाद इवोल्यूशन होने के बाद हम लोगों ने स्टोन को कैसे यूज किया अपने कामों के लिए, ठीक है। स्टोन एज आती है इसके अंदर कि हमने स्टोन का कैसे इस्तेमाल किया, फिर हमें और मेटल्स के बारे में कैसे पता लगा, जैसे कि कॉपर और बहुत से ऐसे मेटल्स है, ब्रॉन्ज है, आयरन है। वो टाइम पीरियड हमने कैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट करी एंड हमने फिर एक सिविलाइजेशन बनाई, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर धीरे धीरे करते करते इवोल्यूशन हुई। धीरे धीरे करके सीखते हैं ना चीजों को, एक ही दिन में तो कोई चीज सीख भी नहीं सकते। ऐसे इंसान ने भी जो है धीरे धीरे करके चीजें सीखी है ना। पहले उसने धीरे और चीजें सीखी, फिर धीरे धीरे करते करते सारी चीजें वो सीखता गया, और फिर यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन बन के डेवलप हुई, जिसको हम शॉर्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। वो यहाँ पे बन के तैयार हुई। एग्रीकल्चर का यूज करना हमने सीखा, एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग करना, ग्रो करना, वो सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। फिर करते करते हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जो है एम्पायर्स बनाए, ठीक है। एम्पायर्स बनने स्टार्ट हुए। एम्पायर्स बनने के बाद जो है धीरे धीरे एम्पायर बन गए, और फिर क्या हुआ, अलग अलग एम्पायर्स आए, जैसे कि मगध, मौर्य, ऐसे एम्पायर्स बनने स्टार्ट हुए, ठीक है। ये सब भी हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इनका भी ओवरव्यू दूंगी। ये सब जो है एम्पायर्स बनने स्टार्ट हुए। देन उसके बाद और एम्पायर आया, गुप्ता एम्पायर। तो ये सब हमारा जो टाइम पीरियड है ना, और भी है, चोला, प्रतिहारा, काफी सारे साउथ इंडिया के और हैं। तो ये सब हमारा एंशिएंट इंडिया का टाइम पीरियड है, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में ये सारी चीजें आती हैं। फिर जब एंशिएंट इंडिया का टाइम पीरियड ये वाला खत्म हुआ, देन इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम मध्यकालीन भारत कहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री। तो देखो, मेडिवल हिस्ट्री में नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो पूरा नॉर्थ इंडिया था, उसके अंदर 2 एम्पायर रन करते हैं।
एक रन करता है दिल्ली सल्तनत, और एक रन करता है यहाँ पर मुगल एम्पायर। दो एम्पायर रन करते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, यहीं पर अब ट्विस्ट आएगा और यहीं से हमारी मेन जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपको बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे कवर अप करनी है, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो हुआ क्या है यहाँ पर, जब मुगल्स का टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है, मुगल्स भारत में थे, जब मुगल्स थे 1526 से लेकर के 1857 तक, जब बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को जीता था, तब यहां से शुरू हुआ किसका एम्पायर, मुगल्स का। तो इस टाइम पीरियड में जो है वो यूरोपियन पावर्स भारत आना शुरू हुई, ठीक है। समझना इस चीज को, मतलब क्या है, यूरोपियन पावर से मेरा क्या मतलब है। देखो, अगर मैं यूरोप की बात करूं, अगर मैं आपको एक यूरोप का मैप दिखाऊं, ठीक है, मैं आपको एक यूरोप का मैप दिखाती हूँ, आपको क्लियर होगा उससे मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। तो वो देखेंगे सब लोग। हाँ भाई, ये वाला मैप देखेंगे सब लोग। ये है आपका यूरोप। अगर मैं बड़े मैप में दिखाऊं तो आपका ये एरिया है यूरोप का पूरा, ठीक है। या आपको मैं एक और ज्यादा ओवरव्यू दिखाऊं तो ये है पूरा यूरोप। और यूरोप के जितनी भी कंट्रीज हैं उनको हम क्या कहेंगे, यूरोपियन कंट्रीज, है ना। सीधी सी बात है, यूरोप की हो गई यूरोपियन कंट्रीज। तो ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, इसमें से मेन पावर्स, पावर्स मतलब जो बहुत पावरफुल है, जैसे कि यूके, यूके में कौन, इंग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या है, स्कॉटलैंड, ये क्या है, इंग्लैंड, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, वेल्स। इसमें एक पावर है इंग्लैंड, बहुत पावरफुल है। फ्रांस बहुत पावरफुल हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरीके के जो ये पावर्स हैं जो यहाँ से निकल के आए, ये पोर्चुगल हो गए, फ्रांस हो गए, डच हो गए, डैनिश हो गए, ये कुछ मेन पावर्स थी यूरोप की जो भारत आना चाहती थी, ठीक है। समझना, ये कुछ पावर्स थी जो कि इंडिया में एंटर करना चाहती थी, ठीक है। अब इसके पीछे भी रीजन है कि भाई ये इंडिया क्यों आना चाहती थी, इसके पीछे भी रीजन है कि इंडिया में एंटर क्यों करना चाहती थी, क्या रीजन था इसके पीछे, तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर होता क्या है, जरा इसकी स्टोरी समझना। इस रीजन में, ये वाला रीजन है जो टर्की का, इस पूरे रीजन में अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल करूं कि यूरोप को, यूरोप के एरिया को इंडिया आना है, या इंडिया से आपको यूरोप जाना है विद द हेल्प ऑफ शिप, शिप से वाटरवेज के थ्रू आपको क्रॉस करना है एरिया, तो आप कौन सा इसमें से रास्ता प्रेफर करोगे, जो आपके सामने मैप है उसमें से देख के बताओ। जो ये जितना भी आपका ब्लू है, ये ब्लू आपका सारा कौन सा है, पानी है। तो इस पानी के रास्ते से आपको, मान लीजिए पोर्चुगल से आपको इंडिया आना है, इंडिया के मुंबई में आना है, तो क्या रास्ता अपनाओगे, कैसे आओगे। इजी वे बताना है, और ऐसा वे जो कि सस्ता भी पड़े और थोड़ा कम टाइम लगे, टाइम कंज्यूमिंग कम हो और एक्सपेंसिव भी ना हो। I'm using Mediterranean Sea and Suez Canal, Red Sea, then Arabian Sea. एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट, यही एक मेथड होता है। सी रूट कम कौन सा लेंगे, ये एरिया क्रॉस करो मेडिटेरेनियन वाला, ये फिर रेड सी में आ जाओ, स्विस कैनाल है यहाँ पर, रेड सी पे आ जाओ, रेड सी से होते हुए इंडिया के गल्फ ऑफ एडन को क्रॉस करते हुए इंडिया में आ जाओ। बिल्कुल सही है, यही रूट बनता है ना यहाँ पर, आप सब देख सकते हो। तो ये रूट यहाँ से निकलना चाहिए ऐसा। बट वॉट हैपन्ड हेयर, यहाँ पर टर्की में, जो ये टर्की का एरिया है, यहाँ पर एक एम्पायर बन के तैयार हुआ था, बहुत बड़ा एम्पायर था उस वक्त का, जिसका नाम है Empire. मैम ओटोमन, ओटोमन एम्पायर। यस यस यस, ओटोमन एम्पायर, ठीक है। साउथ का यूरोप, टर्की, पूरा ये वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, मतलब ऐसा नहीं कि यही सिर्फ टर्की, काफी बड़े एरिया को उन्होंने कवर अप किया था, बहुत सारे एरिया को, ठीक है, बहुत सारे एरिया को इन्होंने कवर अप कर लिया था। तो अब जो मेडिटेरेनियन सी का रास्ता है ये तो ब्लॉक हो गया, अब तो हमें यहाँ से ओटोमन एम्पायर की परमिशन लेनी पड़ेगी ना आने के लिए। तो यहाँ पर ओटोमन एम्पायर जो है
यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे। तो अब यहाँ पे पोर्चुगल, स्पेन और यूरोप वालों के लिए समस्या आ गई, है ना। जो पोर्चुगल और स्पेन के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे समस्या शुरू हो गई कि अब क्या करा जाए। अब हमें से तो यहाँ पर जो है टैक्सेस भी ज्यादा ले रहे हैं और हमें आने की परमिशन भी नहीं मिल रही है। नाउ व्हाट टू डू, हमें अब कुछ नया रास्ता अपनाना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा। तब जो है पोर्चुगल में, स्पेन में एक डिस्कवरी हुई। वो डिस्कवरी क्या कहती है कि अर्थ जो है वो एक स्फेयर है। ये डिस्कवरी कहती है कि अर्थ जो है वो स्फेयर है, ठीक है। तो अब एक चीज अगर गोल है तो अगर एक चीज पे एक जगह से रास्ता नहीं है तो दूसरी जगह से रास्ता निकल जाएगा, क्योंकि स्फेयर है ना, स्फेयर में तो गोल है, तो गोल में तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो, एक नहीं तो दूसरा रास्ता। तो फिर यहाँ पर जो पोर्चुगल वाले थे वो यहाँ पर खोज में लग पड़े कि कैसे हम किस तरीके से भारत में पहुंचे, क्योंकि भारत में पहुंचना था तो उनको स्पाइसेस का ट्रेड करना था, क्योंकि बहुत अच्छे जो है स्पाइसेस भारत में मिलते थे और उनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी। तो ये चीज के लिए उनको यहाँ पर क्या करना पड़ा, इनको एक नया रास्ता खोजना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर दे विल फाइंड अ न्यू वे टू कम टू इंडिया, और ये न्यू वे क्या होगा, यहाँ पे सब लोग इस बात को समझेंगे, ये नया रास्ता जो है वो ब्रिटिशर्स द्वारा क्या होगा। ये नया रास्ता था यहाँ पर इस रास्ते से होते हुए अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए साउथ अफ्रीका तक आना। यहाँ तक आने के बाद जो है फिर इंडिया पहुंच। थोड़ा लंबा रास्ता है पर ये रास्ता इन्होंने यहाँ पर सोचा कि हम इस रास्ते के थ्रू ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नया इन्होंने रास्ता यहाँ पे सोच लिया कि हम इस तरीके से जो है वो क्रॉस करके जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो पोर्चुगल से होते हुए अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन से होते हुए कहाँ जाएंगे, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से होते हुए इंडियन ओशन के थ्रू हम यहाँ पहुंच जाएंगे। ये रास्ता इन्होंने ऐसा निकाला था, तो ये आपको याद रखना है। और इस पूरे रास्ते को क्रॉस करने वाला प्रॉपरली कौन सा फर्स्ट पर्सन था, वास्को डी गामा। वास्को डिगामा 1498 में, ठीक है। वो थे पर्सन जो प्रॉपरली इस रास्ते को प्रॉपर क्रॉस कर पाए थे, ठीक है। आई थिंक ये मैप सबको क्लियर हो गया होगा इसमें पूरा कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो रीजन जा रहा है। पोर्चुगल से स्टार्ट होकर के अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से होते हुए इंडिया के मुंबई या फिर और पोर्ट, ठीक है। तो ये रीजन उन्होंने चूज करा था। अब हम इसको बोलते हैं ना केप ऑफ गुड होप भी। हाँ, वो भी लिखवाऊंगी अभी मैं, आगे देखेंगे इसके अंदर। अब इसमें एक बार आप थोड़ा सा लिखने के लिए भी देख लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस होने लगा। यूरोपियन जो थे उनके ट्रेड लिंक्स थे भारत के साथ, लेकिन जब ओटोमन एम्पायर आया तो यहाँ पर उनको अपना रास्ता जो है वो चेंज करना पड़ा, बिकॉज अरबिक जो ट्रेडर्स थे वो हैवी टोल टैक्स की डिमांड कर रहे थे। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। तो फिर यहाँ पे जो पोर्चुगीज है, लिख लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट थे यूरोपियन पावर जो यहाँ पर आती है इंडिया में, वो है पोर्चुगीज, फर्स्ट थे जो। और कौन, वो आते हैं वहां के रूलर डॉम हेनरिक, ठीक है। वो यहाँ पर डॉम हेनरिक जो है वो पूरा अपना नेविगेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, शिप का यूज स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंड फिर उस रीजन से यहाँ पे आने का फैसला लेते हैं, ठीक है। वो क्या था पोर्चुगीज का मेन एम, पहले तो भाई अरब्स और यूरोपियन राइवल्स जो है हमारे, जो इतना बड़ा एरिया है, इतना ट्रेड करने वाला रीजन है, वहां से हम और जो यूरोपियन राइवल्स है जैसे ब्रिटिशर्स, स्पेन, फ्रेंच, जर्मनी, उनको भारत नहीं आने देना, और जो अरब्स है उनका कंट्रोल नहीं होने देना। पहला मेन इनका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। उनके हिसाब से सोचो तो बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव था उनका, वो चाहते थे कि हम आए भारत में। और दूसरा था कि भारत के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, इसलिए उनका ऐसा करने लगा।
और यूरोप के अंदर जो स्पाइसेस थे वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, इसलिए उनको न्यू सी रूट यहाँ से ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी। और फिर यहाँ पर एक पहले सेलर जो बार्थोल्यूमो डियाज थे, वो पहले सेलर यहाँ पे आते हैं पोर्चुगीज के। वो पहुंचते हैं केप ऑफ स्टॉर्म्स, ठीक है, 1487 साउथ अफ्रीका में। लेकिन वो फिर पूरा रास्ता नहीं ढूंढ पाते, इसलिए वो पोर्चुगल वापस चले जाते। तो उनको एक आस नजर आई ना, इनको एक नजर में आया कि यस, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ से रास्ता नया खोज सकते हैं भारत के लिए। तो इसलिए वहां का जो पोर्चुगल के किंग थे जेम्स वन, उन्होंने उसका नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ स्टॉर्म्स, जो कि साउथ अफ्रीका में थी, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, उसका नाम चेंज करके केप ऑफ गुड होप रख दिया गया है ना। गुड होप, एक आशा नजर में आई है, इसलिए इसका नाम केप ऑफ गुड होप पड़ा है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक आशा जो है वो नजर में आई है कि यस, आगे इसको हम कर सकते हैं, इसमें आगे चीजें देख सकते हैं, क्या करना है, किस तरीके से जाना है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज करी यहाँ पर, ठीक है। और फिर इस चीज के लिए यहाँ पर जो है बार्थोल्यूमो डियाज ने फाइनली किया, लेकिन वो पूरा नहीं जा पाए थे ना। तो यहाँ पर वास्को डी गामा जो है वो फाइनली यहाँ पर डियाज के रूट को फॉलो करते हुए इंडिया आते हैं, जहां पर वो कैलीकट पे पहुंचते हैं। ठीक है, वो रास्ता जो मैंने आपको भी मैप में दिखाया था, सेम उस रास्ते को फॉलो करते हुए कैलीकट का जो रीजन है वहां पे पहुंचते हैं। अब बात ये आती, कैलीकट कहाँ पे है? तो देखो, कैलीकट कहाँ पे है? केरला में। Calicut is in Kerala, right? Who was running this ship? Question was in UPSC. Who was running this ship? देखो, दो क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, एक केबीसी में पूछा गया था और एक पूछा गया था कि इनकी शिप का नाम क्या था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो भाई, वास्को डी गामा की जो शिप थी उसका नाम आपको समझना है और आपको याद रखना है कि उसका कौन उसको चला रहा था। ठीक है, तो उसकी जो मतलब जो शिप थी, उनकी शिप का नाम था गैब्रियल। लिख लीजिए सब लोग, वास्को डी गामा जिस शिप पे आए थे उस शिप का नाम था गैब्रियल। लिखो भाई यहां तक। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक लिख लिया होगा आप सबने। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि जो इनकी शिप का नाम है वो पूछा गया था। और फिर साथ में कौन इनकी हेल्प कर रहा था, कौन सेल करने में हेल्प कर रहा था? अब्दुल नाजिब, एक गुजराती ट्रेडर। ठीक है, इनका भी नाम लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है वास्को डी गामा के साथ। ठीक है, कैलीकट आज के समय में कौन सा एरिया है? कैलीकट आज के समय में केरला का कोझीकोड है। ठीक है, केरला का कोझीकोड। ठीक है, केरला के अंदर कोझीकोड है, याद रखना। और वहां पर उस समय में जो केरला था, कोझीकोड था, वहां पर उस समय में जमुरिन टाइटल के जो पीपल थे, वो वहां का जो पर्सन थे वो राज कर रहे थे वहां पर। और वास्को डी गामा यहाँ पे आए स्पाइसेस की कलेक्शन के लिए। जब यहाँ से गए स्पाइसेस, पेपर, मिर्च और सारी छोटी मोटी हर्ब्स और श्रब्स लेकर के, तब यहाँ पर जब वो वापस गए, जब इस रीजन से वो वापस गए, तब उनको 60 टाइम्स का प्रॉफिट हुआ। सोच सकते हो आप, 60 टाइम्स का प्रॉफिट, तो कितना जबरदस्त जो है एक रीजन रहा होगा यहाँ पे आने का। उनका रीजन कितना बड़ा रहा यहाँ पे रहा होगा कि उनको यहाँ पर आना है। देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बेस बन रहा है।
ठीक है भाई। फिर इसके बाद पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर पोर्चुगीज ट्रेडिंग सेंटर बना दिया, और अब ट्रेडिंग सेंटर बनाना है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक गवर्नर भी अपॉइंट करना पड़ेगा पोर्चुगीज का। तो वो पर्सन थे पहले फ्रांसिस्को डा अल्मेडा, नाम लिखेंगे इनका, फ्रांसिस्को डा अल्मेडा। ये वो पर्सन थे जो भारत में वहां के पहले पोर्चुगीज गवर्नर बनते हैं। ठीक है, कब बनते हैं लिखेंगे 1503 में। ठीक है, यहां पे ये चीज याद रखिए। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, 1503 में ये यहाँ पर आते हैं। और ये जो पर्सन है फ्रांसिस्को डा अल्मेडा, ये पोर्चुगल की तरफ से पूरा तैयार होते हैं कि भाई अब हमें यहाँ पर पूरा अब यहाँ पर करना है, आगे बढ़ाना है इसको। ठीक है, फिर इसके बाद जब पहले वास्को डी गामा आते हैं, फिर दोबारा वास्को डी गामा इंडिया में आते हैं। पहले 1498 में आए, ठीक है, फिर 1501 में फिर आते हैं। ये इंफॉर्मेशन भी लिख लेना भाई सब लोग। 1501 में अगेन आते हैं। ठीक है, और कहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं भाई, लिखो सब लोग, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अपनी फैक्ट्री कहाँ करते हैं, कनूर मैम, कैनानूर, यस यस यस, कैनानूर। कैनानूर के एरिया में अपनी फैक्ट्री को वास्को डी गामा एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो जेमुरिन है वो पोर्चुगीज से हार जाते हैं। ठीक है, जेमुरिन जो थे पोर्चुगीज से हार गए, तो यहाँ पर किसका एक बेसिक सुपीरियरिटी किसकी एस्टैब्लिश हो गई, पोर्चुगीज की भारत के अंदर। और इन्होंने यहाँ पर क्या स्टार्ट करी, ब्लू वाटर पॉलिसी, जैसे समुद्रगुप्त ने की थी एक बार। समुद्रगुप्त जो है कॉन्करर ऑफ द ओशन जिनको कहा जाता था, गुप्ता एम्पायर के, जैसे उन्होंने कभी स्टार्ट की थी, ऐसे ही इन्होंने भी इस चीज को जो है ब्लू वाटर पॉलिसी जैसा सिस्टम ये लेकर के आए। नाउ व्हाट इज दिस ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको भी देख लेते हैं। नाम से समझ गए होंगे, ब्लू वाटर मतलब जो ब्लू वाटर है मतलब पानी है। पानी कौन सा इंडिया के बाहर, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को कॉन्कर करना है। ठीक है, इंडियन ओशन के रीजन को हमें कॉन्कर करना शुरू कर देना है, इसी को हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है ना, ये रीजन है ये वाला, इसको याद रखना। ब्लू वाटर पॉलिसी को ये जो है फ्रांसिस्को डा अल्मेडा लेकर के आए थे। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, हु इनिशिएटेड ब्लू वाटर पॉलिसी, ऐसा कुछ आता है। इसलिए वो चाहते थे कि भाई पोर्चुगल जो है वो मैरीटाइम रीजन में सबसे ज्यादा छा जाए। अपने वहां तो छाया ही हुआ है यूरोप के अंदर, यहाँ पे भी छाओ उसको, ये चाह रहे थे इस चीज को। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इस पर्सन ने लेकर के आए। ठीक है भाई, याद रखना ये इंफॉर्मेशन, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डा अल्मेडा लेके आए। फिर ये फ्रांसिस्को डा अल्मेडा यहाँ से चले गए। ठीक है, इनका टाइम पीरियड खत्म, अब चले गए ये लिख लेना, विच मीन्स मास्टरी ऑफ सी, आप समझ ही गए होंगे। इन्होंने एक कार्थेज सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक है, ब्लू वाटर के लिए किया सब कुछ इन्होंने। कार्थेज सिस्टम क्या चीज होती है भाई, ठीक है ना। म्यूट करो भाई सब लोग, जो भी अनम्यूट है। हाँ, अब देखो कार्थेज सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये होता क्या है। कार्थेज सिस्टम जैसे कि आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हो, इसमें ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि आप शिप्स वगैरह जो हैं उनको परमिशन मिलेगी तभी वो अरेबियन सी जो हमारे आसपास का रीजन है उसमें आराम से सेल कर सकती हैं। अगर उनको परमिशन या लाइसेंस नहीं मिलेगा तो वो नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ सैंक्शन लगाए जाएंगे, उनकी शिप सील कर दी जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे उनके खिलाफ कर दिया जाएगा। तो ये कार्थेज सिस्टम ये इन्होंने लिया था। ठीक है मैम, प्लीज रिपीट। ओके,
कार्थेज सिस्टम है ऐसा सिस्टम कि आपको लाइसेंस और परमिट चाहिए एक जगह से दूसरी जगह अपनी शिप ले जाने का अरेबियन सी में। अगर आप बिना परमिशन के ऐसा कर देते हो तो आपकी शिप आपसे सीज कर ली जाएगी या आप पे कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, राइट। तो ये सिस्टम था इसके अंदर। कार्थेज जो कौन लेकर के आए थे, यही पर्सन लेकर के आए थे, अल्मेडा। फिर इसके बाद आते हैं भाई अल्फोंसो डी एल्बरक्यू, ठीक है। ये पर्सन फिर से आए, ये पर्सन सेकंड जो है सेकंड गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज, ये आते हैं अल्फोंसो डी एल्बरक्यू, जिनको रियल फाउंडर कहा जाता है क्योंकि ये जो है एक्चुअली में पोर्चुगीज को और बढ़ा के लेके जाते हैं और ये गोवा को अपने अंडर कर लेते हैं। जो वहां पर सुल्तान ऑफ बीजापुर का राज था, सुल्तान ऑफ बीजापुर कौन, आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, उनको अपने अंडर कर लेते हैं ये, ठीक है। आदिल शाह को हरा करके ये गोवा को अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। इसको एक्चुअली में हम बैटल ऑफ गोवा कहते हैं, ठीक है, लिख लेना। बैटल ऑफ गोवा 1510 में होती है, किस किस के बीच, अल्फोंसो डी एल्बरक्यू एंड इस्माइल आदिल शाह के बीच में, गोवा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि गोवा जो है इनकी कैपिटल बन जाती है। कोचिन से उठा करके अपना बेस जो है वो गोवा में शिफ्ट करते हैं और गोवा को ही लंबा रखते हैं। ये गोवा को बहुत लंबे टाइम के लिए रखेंगे और गोवा को छोड़ के ही नहीं जाएंगे, आज़ादी के बाद भी नहीं जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये पर्सन थे यहाँ पर। इन्होंने और क्या क्या किया था, यहाँ से ही गोवा में रह के ही इन्होंने जो है आपका एक रीजन है, ठीक है, गोवा तो इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर इन्होंने सेकंड रीजन मलाक्का, मलाक्का बताएगा कोई कहाँ पे है, मलाक्का एक ट्रेडिंग रूट है इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में, ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। और यहां से इन्होंने मलाक्का कैप्चर कर लिया, ठीक है, वहां का रीजन मलाक्का इन्होंने जीत लिया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना है यहाँ पर, ये बेसिक आपको सिस्टम इसमें याद रखना है। और इन्होंने ही, इस पर्सन ने, अल्फोंसो ने, सती प्रथा जो गोवा में होती है, सती प्रथा गोवा की, इसको इन्होंने एबॉलिश करवाया, ठीक है। तो सती प्रथा है ना, आपको पता है सती प्रथा, गोवा के अंदर उसको इन्होंने एबॉलिश करा के खत्म कराया। और क्या किया इन्होंने यहाँ पर, इन्होंने समझना इस बात को कि इन्होंने यहाँ पर गोवा में अपने आप को ऐसा एस्टैब्लिश किया और वहाँ की जो लेडीज थी, वहाँ की जो वुमेन थी, उनसे शादी करनी शुरू करी। और शादी करके क्या होगा कि जो एक्चुअली में यूरोपियन कल्चर है, उस यूरोपियन कल्चर को ये इंडिया में मिक्स कर रहे थे, ठीक है ना। जो वेस्टर्न कल्चर है उसको इंडिया में इन्होंने मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, उस कल्चर को, ठीक है ना। तो इन्होंने वहां पर जबरदस्ती इनको कहा गया था कि आपको शादी किससे करनी है, वहां की जो लेडीज हैं उनसे, क्योंकि क्या होगा इससे, रिलीजन चेंज हो जाएगा ना, हिंदू है या मुस्लिम है वो क्या बन जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे। तो ये इनका यहाँ पर एक मोटिव था, इन्होंने ये चीज यहाँ पर करी थी, ठीक है ना, याद रखना ये चीज। तो यहाँ पर जो है जब ये सब कुछ हो रहा था तो अचानक से क्या होता है, ये जब पूरा अपना मलाक्का को हासिल करके सब जगह पे पहुंचकर अपना हासिल करके भारत वापस आते हैं, तब इनको पता चलता है कि इनको हटा दिया गया है और नए गवर्नर को यहाँ पे बिठा दिया गया है। तो उनसे ये शौक जो था कि मेरे को हटा दिया गया, किसी और को बिठा दिया गया है, ये शौक इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और कुछ समय बाद इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये इन्होंने मतलब अपनी तरफ से तो इन्होंने बहुत कुछ किया अपने देश के लिए, ठीक है, भारत ने गलत किया लेकिन अपने देश के लिए तो इन्होंने बढ़िया ही किया था। तो अपने देश के लिए इन्होंने काफी कुछ किया, बट स्टिल यहाँ पर इनको जो है यहाँ पर वो हटा दिया जाता है। तो ये हट जाते हैं
तो शॉक लगने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। लिख लो भाई यहाँ तक सारा कुछ। लिख लो ये लास्ट स्लाइड जो कह रहे थे, देख लो यहाँ पर। फिर उसके बाद और भी गवर्नर्स आते हैं, ठीक है, 3-4 गवर्नर्स और बीच में आएंगे। लेकिन द थिंग इज कि आपको सारे गवर्नर्स पढ़ने नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट गवर्नर्स हमें नहीं पढ़ने। 2 इंपॉर्टेंट गवर्नर आपको पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है नूनो दा कुन्हा, एक ये पढ़ने हैं, और एक पढ़ना है आपको मार्टिन एल्फोंसो डिसूजा। ठीक है, ये गवर्नर्स के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या यहाँ पे होगा। Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, as you rightly said, the capital was shifted from Cochin to Goa. It was हाँ, it was shifted during the time of Alfonso or during the time of Nino. एल्फोंसो। कैपिटल नहीं, बेस शिफ्ट किया उन्होंने, अपना एरिया शिफ्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर एरिया इन्होंने शिफ्ट किया था बस अपना। फिर इसके बाद म्यूट कर लो बाकी लोग। फिर इसके बाद एल्बरक्यू के बाद नूनो दा कुन्हा इंपॉर्टेंट आए, और यहाँ पर जो है नीनो दा कुन्हा या नूनो दा कुन्हा, ये जो पर्सन है इन्होंने भी यहाँ पर काम करने शुरू किए, ठीक है। इन्होंने भी अलग अलग जो है एरिया को ऑक्यूपाई करना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, जो है अलग अलग एरियाज है जो उनको ऑक्यूपाई करना शुरू किया। जैसे कि जो है एक गुजरात के उस समय रूलर थे, लिखेंगे इनकी इंफॉर्मेशन के बारे में भी, ठीक है। लिखो यहाँ पर प्लीज सेंड पीडीएफ। सेंड पीडीएफ तो बाद में हो जाएगी, पहले यहाँ पे समझ लो तुम लोग। तो इसमें यहाँ पर जो रूलर थे गुजरात के उस समय के, गुजरात के उस समय के रूलर थे भाई बहादुर शाह, ठीक है। उस पर्सन का नाम था बहादुर शाह, ठीक है। तो बहादुर शाह जो पर्सन थे उनको इन्होंने जो है वो खत्म किया, और खुद यहाँ पर इन्होंने अपने आप को जो है वो जबरदस्ती एक ट्रीटी साइन कराई। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, नाम लिखेंगे सब लोग, ट्रीटी ऑफ बसीन। ये ट्रीटी ऑफ बसीन इनको साइन करवाई गई, जो आज का एरिया है मुंबई के अंदर। कौन सा? नाला सोपारा, काफी फेमस जगह है, ठीक है। मुंबई का के अंडर आता है नाला सोपारा। ये नाला सोपारा का रीजन किसको दे दिया गया भाई? ये रीजन दे दिया गया, बसीन का जो रीजन है नाला सोपारा वाला, पोर्चुगीज को दे दिया गया, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की गई थी, लिख लो इसको, ट्रीटी ऑफ बसीन।